अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज का हमारा टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग। आज हम देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, सीडीडी को देखेंगे, हाई रिस्क कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा जो हाई रिस्क कंट्रीज़ हैं वो देखेंगे। सैंक्शंस क्या होती हैं, हु इम्पोज सैंक्शंस, कौन सी कंट्रीज़ हैं जो सैंक्शंस लगाती हैं, और डिफरेंट स्टेजेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, वो देखेंगे। और मेथड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग देखेंगे, STR और CTR देखेंगे। और इसी तरह फाइनेंशियल क्राइम्स और डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस भी देखेंगे, और क्या अलर्ट्स जनरेट होते हैं ईमेल सेफ्टी के। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। तो पहला है, व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग द ऑरिजिन ऑफ मनी obtained from illegitimate activities such as drugs trafficking, corruptions, embezzlement or gambling by converting into a legitimate source। अच्छा, इस तरह से पैसे को हासिल करना, इलेजिटिमेट जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मतलब नाजायज़ तरीके से कोई पैसा हासिल किया हो और उसको लेजिटमेट करके शो कराया जाए कि भाई मैंने ये सही जगह से हासिल किया है, जबकि वो करप्शन का पैसा हो या ड्रग डीलिंग्स वगैरह या दूसरे और तरीके से आपके पास इलेजिटिमेट तरीके से कोई मनी आई हो, उसको आप लेजिटिमेट करके शो कराएं। तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, CDD होता है, जिसको हम KYC भी कहते हैं, नो योर कस्टमर। तो जब ब्रांच में कोई कस्टमर आता है, ऑन बोर्ड होता है, तो हम सबसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कस्टमर हमारा है कौन। आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका NIC नंबर, उसके डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन एज़ पर रिक्वायरमेंट होती है कि कौन सा अकाउंट वो खुलवाने आ रहा है। बिजनेस अकाउंट है तो XYZ डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस उस वक्त रिक्वायर होते हैं। तो हमने कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं और वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई क्यों करते हैं? हो सकता है कि उसका नाम जो है नेक्टा में हो। नेक्टा जो है नेशनल एंटी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है। बेसिकली जो प्रोस्क्राइब पर्सन या प्रोस्क्राइब एंटिटीज़ होती हैं, उनका नेम जो है वहाँ पे होता है। तो हम ऐसे कस्टमर के साथ रिलेशन नहीं करेंगे जो प्रोस्क्राइब पर्सन है, जो इलीगल सोर्सेज में मुलविस रहते हैं, तो उनका नाम नेक्टा जो है उसमें लिस्ट में डाल देता है। इसी तरह UNSC भी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उनकी भी लिस्टें होती हैं डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर्स के पास, उनकी MIS होती है, तो वो वेरीफाई कर सकती हैं कि ये पर्सन ठीक है या नहीं। रिस्क असाइन किया जाता है और स्कैनिंग की जाती है। रिस्क असाइन क्यों किया जाता है? ताकि ऑब्वियस सी बात है, हम बैंक के पास जो पैसा होता है, डिपॉजिटर का पैसा होता है, वो बैंक का अपना पैसा नहीं होता। तो हम रिस्क असाइन करते हैं कि यार ये हाई रिस्क है, ये लो रिस्क है, ये मीडियम रिस्क है। क्योंकि बैंक जो है मॉनिटरिंग जो है इतने सारे कस्टमर्स को नहीं कर सकता। ऑब्वियस सी बात है, एक ब्रांच में कितने डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। इसी तरह अगर एक बैंक की 1400-1500 ब्रांचेस हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने कस्टमर्स हो गए और कितने उसके डिपॉजिटर्स हो गए, तो सबको मॉनिटरिंग करना आसान नहीं होता। इसलिए हम रिस्क असाइन कर देते हैं। रिस्क असाइन करते हैं हाई, लो और मीडियम, तो फिर उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं। मोस्टली मोस्टली जो स्क्रीनिंग की जाती है वो हाई रिस्क कस्टमर की जाती है। उसमें डिफरेंट कस्टमर्स आते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं और जोग्राफिकल लोकेशंस भी आती है, तो हम उसकी स्क्रीन करते हैं। और जो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लिखती है एज़ पर रिक्वायरमेंट, कोई प्रोफाइल की रिक्वायर होती है, जब हम कस्टमर वॉक इन कस्टमर आता है या रिलेशन में आना चाहता है कोई कस्टमर बैंक के साथ, तो उसकी एक रिस्क प्रोफाइल कर दी जाती है कि भाई इसका एनुअल टर्नओवर ये होगा। तो उससे एक्सीड करता है तो अलर्ट जनरेट हो जाता है। वो ऑटोमेटेड अलर्ट जनरेट सिस्टम है, उसमें जनरेट होता है। तो वो हम अलर्ट जो है क्लोज़ भी कर देते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि उसको रिपोर्ट कर दिया जाता है FMU को। FMU हमारा फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है। हाई रिस्क कस्टमर और प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। पैप्स हो गया, पॉलिटिक्स एक्सपोज पर्सन। अच्छा, पैप्स जो है और पैप्स के जो रिलेटिव्स हो गए, उस वो भी हम पैप्स में काउंट करते हैं उनको। और इसमें जो है सिर्फ पॉलिटिक्स एक्सपोज पर्सन नहीं होते, इसमें हाई ग्रेड ऑफिसर्स भी होते हैं। असल में इनको हाई रिस्क करने का मकसद ये होता है कि इनके पास एक ओहदा होता है और इस ओहदे का वो गलत इस्तेमाल करके ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंजेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये वजह है कि इनको पैप्स को जो हाई रिस्क रखा जाता है। और नॉन डेजिग्नेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल्स, NDFIP इसको कहते हैं। तो इसको जो है बेसिकली, इसमें अकाउंटेंट्स हो गए, ज्वेलर्स हो गए, नॉन फाइनेंशियल है डेवलपमेंट, इसमें सारे अकाउंटेंट्स, ज्वेलर्स और XYZ प्रीशियस स्टोन जो सेल कर रहे होते हैं, और ब्रोकर्स हो गए। तो यहाँ भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, तो इसलिए इनको हाई रिस्क में रखा गया है। और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बैंक डिलीवर करता है अपने कस्टमर को, लाइक उसमें बिजनेस अकाउंट्स हो गए, डिफरेंट बिजनेस अकाउंट्स होते हैं। कुछ रजिस्टर होते हैं, कुछ अनरजिस्टर होते हैं। रजिस्टर वो होते हैं जो बेसिकली SEC से रजिस्टर्ड हों, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। और अनरजिस्टर्ड होते हैं जो बेसिकली अपना लेटर हेड लेकर आ जाए कि यार मेरा ये बिज़नेस है, उसमें
इंडिविजुअल भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है। एनजीओस के अकाउंट हो गए, एनपीओस के अकाउंट हो गए, एनजीओस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इनके डिफरेंट अकाउंट्स हो गए। इसको भी हाई रिस्क करते हैं क्योंकि इनके पास सोर्स ऑफ फंड, इनके ये चीज़ शो कराते हैं कि हमें हम ये काम कर रहे हैं खिदमत खल्क के लिए, और हमारे पास जो इनकम आ रही है यहाँ से आ रही है, फलां जगह से आ रही है। तो इनके पास जो इनकम आ रही है हमें वो भी देखना है, वो जोग्राफिकल लोकेशन हाई रिस्क तो नहीं है। कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जो हाई रिस्क हैं, कुछ प्रोहिबिटेड हैं, कुछ रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो हमें ये सब देखना होता है। इसी तरह माइनर अकाउंट्स हो गए। माइनर अकाउंट्स आप सबको पता है, जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं जो अपना अकाउंट खुलवाते हैं अपनी अम्मी अब्बू के साथ मिला के, उनको माइनर अकाउंट कहते हैं। उनको भी हाई रिस्क किया जाता है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम होता नहीं है, उनके वालिद का ही या अम्मी का सोर्स ऑफ इनकम देखा जाता है। हाउस वाइफ्स का हो गया सेम हाई रिस्क है। प्रोहिबिशन कंट्रीज़ हैं कुछ जिनसे हमें रिस्ट्रिक्शंस है, लाइक क्यूबा, ईरान, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, इसराइल। तो सब हर बैंक की अलग पॉलिसी होती है कि भाई वो प्रोहिबिटेड रखती हैं कि इन कंट्री से हम रिलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेड का रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन होता है। तो हम यूएनएससी को फॉलो करते हैं, यूएन को फॉलो करते हैं। इसी तरह डिफरेंट सैंक्शंस जो इम्प्लीमेंट कराता है उनको फॉलो करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ अफगानिस्तान है, इराक है, रशिया है, वेनेजुएला। अच्छा, ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ तो हैं, इनसे हम रिलेशन तो रखते हैं, लेकिन बट इनसे हमें जो है उस वक्त रिलेशन रखना होगा जब हम अपने हाई ग्रेड ऑफिसर से, लाइक एवीबी वगैरह से इजाज़त लेंगे इनसे कोई अगर हम डीलिंग कर रहे होंगे। अब व्हाट इज सैंक्शंस क्या है? सैंक्शंस आर रिस्ट्रिक्टेड मेजर्स इम्पोज ऑन इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ इन एन एफर्ट टू curtail their activities and to exert pressure and influence on them. These restrictive measures include but are not limited to financial sanctions, trade sanctions, restrictions on travel और civil aviation. अच्छा, sanctions जो है बेसिकली restrictions है। लाइक अभी रिसेंटली हम लोग ग्रे लिस्ट में थे, उससे ग्रे लिस्ट से हम हटे, तो हमारे पास बेसिकली इंस्ट्रक्शंस लगाई गई थी कि आपने ये चीज़ें अपनी मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने के लिए ये इम्प्लीमेंटेशंस करनी है। तो हमें कुछ पॉइंट्स ये दिए गए थे कि आप में इन पे काम करना है, ठीक है, ताकि हम मनी लॉन्ड्रिंग से बच सकें। तो ये सैंक्शंस रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ताकि आपको ये सेक्शंस जो है जोग्राफिकल लोकेशन पे भी लगाई जाती है कि यार ये जो लोकेशन है ना, यहाँ पे ड्रग सप्लाई होता है, ये एरिया ऐसा है जोग्राफिकल लोकेशन, तो ये रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम यहाँ सैंक्शंस कर रहे हैं इन एरिया को। इसी तरह कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं, कुछ पीपल्स पे भी सैंक्शंस लगाई जाती हैं। क्या ये पर्सन जो है ना, लाइक लश्कर जंग हो गया और XYZ जो डिफरेंट टेररिज्म में भी मुलविस होते हैं, तो हम उस पर्सन को, उस इंटिटी को या फिर डिफरेंट सेक्शंस लगा सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं ये सेंक्शंस लगाता कौन है। हु इम्पोज सेंक्शंस? नेक्टा लगा सकता है, नेशनल एंटी काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है। SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो यूरोप यूनियन लगाती है, और इसकी तरह UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी सेंक्शंस लगा सकती है। अब बेसिकली 3 स्टेप्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग के: प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट सबसे पहला स्टेप है जब भी कोई कस्टमर आपसे रिलेशन में आ रहा होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जब आप किसी कस्टमर से रिलेशन में आ रहे होंगे, प्लेसमेंट। क्योंकि वो जो डर्टी मनी उसने इलेजिटिमेट मनी हासिल की है उसको वो प्लेस करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या फिर बैंक में। ज़रूरी नहीं है बैंक में करे, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी कर सकता है वो। तो आपको पता होना चाहिए उसका सोर्स ऑफ फंड क्या है, उसकी प्रोफाइल उसकी ट्रांजैक्शन से मैच करती है या नहीं करती। अब वो प्लेस कर रहा होगा मनी अपने बैंक में, तो आप जब भी रिलेशन में आ रहे हो KYC करेंगे, CDD करेंगे, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 है बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 के तहत आप उसको किसी का शेयर नहीं करेंगे। तो सबसे मेन स्टेप जो मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे पहला स्टार्ट होता है वो है प्लेसमेंट। ठीक है, आपने अपनी KYC ठीक करनी। लेयरिंग, उसके बाद लेयरिंग होता है। लेयरिंग ये होता है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन की जाती है। मतलब जैसे लेयरिंग आपको पता चल रहा है कि 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन की जाती हैं, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन उस फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर इंटीग्रेशन किया जाता है। इंटीग्रेशन बेसिकली इसलिए किया जाता है कि दिखाया जाए कि यार हमारे पास जो पैसा आया ना एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होता हुआ आया, पूरी एक चेन बनी है। तो इलिजिटिमेट जो सोर्स ऑफ मनी था वो लेजिटिमेट करके यहाँ बेसिकली शो कराया जाता है। तो कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल्स और डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, और वो फिर शो कराया जाता है कि हमारे पास यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है। या कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लिया जाता है, या फिर बड़े पैमाने पे या लग्जरी आइटम्स ले लिए जाते हैं, ज्वेलरीज वगैरह ये वो। तो ये सोर्स दिखाया जाता है। इंटीग्रेशन तक जब कोई पहुंच गया तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ प्लेसमेंट जो पहला स्टेप है वो ज़रूरी है कि आपने एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने KYC आपको अपडेट भी रखनी है, और सही तरीके से आपने KYC करनी है। मेथड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? स्मर्फिंग है। स्मर्फिंग में जैसे मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होता है। स्टेट बैंक का एक थ्रेशोल्ड है कि भाई इससे ऊपर ट्रांजैक्शन होगी तो सस्पिशियस काउंट होगी या CTR रिपोर्ट की जाएगी। CTR
मैं आगे चल के बताऊंगा कि आपको CTR क्या होता है। तो वो बंदा क्या चाहता है कि मैं उस थ्रेशोल्ड से बचूं, कि सपोज कर लें 2 मिलियन का एक थ्रेशोल्ड SBP ने दिया हुआ है कि इससे ऊपर होगी तो हम रिपोर्ट करेंगे। अब वो इससे बचने के लिए स्मर्फिंग करता है, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन करता है। लाइक 2 मिलियन पे होगा तो 1.9 मिलियन, 1.8 मिलियन, 1 मिलियन की ट्रांजैक्शन कर रहा होगा। इसी तरह क्रॉस बॉर्डर बल्क कैश है, मतलब कैश को ट्रांसफ़र कर देना अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और कोई प्रॉपर चैनल ना हो थ्रू, लाइक मैं रेमिटेंस यूज़ कर रहा हूँ, ऑनलाइन रेमिटेंस कुछ यूज़ फंड ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह का कुछ यूज़ नहीं करना, लेकिन किसी बंदे के थ्रू उसको, लाइक एक मॉडल व्याम खान का केस था, तो वो बॉर्डर लाइक पकड़ी गई थी एयरपोर्ट पे ही कैश ले जाते हुए। हवाला हुंडी में बेसिकली ये होता है कि वो भी कोई इंटरनेशनल, आप बाहर भिजवाना हो अपना पैसा तो हवाला के थ्रू भिजवाते हैं। उसमें भी एजेंसी एग्रीमेंट होता है। लाइक पाकिस्तान में कोई बंदा बैठा हुआ हो और वो उसका कोई एजेंट हो यहाँ पे, इसी तरह कोई USA में बंदा बैठा हो उसका एजेंट हो वहाँ पे, तो वो दोनों हवाला कर लें कि भाई हमने यहाँ से पैसे भिजवाने हैं, तुम लेकर आना और ये इसको दे दिया जाएगा, और दूसरी कंट्री वाले को रिसीव हो जाए, और उसका कोई मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये पैसा होता हुआ नहीं गया, ब्लैक मनी थी ये और ये चली गई एक मुल्क से दूसरे मुल्क। कोमिंगलिंग की जाए, मतलब ब्लैक इलेजिटमेट सोर्स से जो मनी हासिल हुई है उसको लेजिटमेट सोर्स में मर्ज कर दिया जाए। STR क्या होती है? STR इज a suspicious transaction or activity related to the money laundering, terrorism financing, which is required to be filled by reporting entities as per Section 7 AML Act। अच्छा, email CFT की Section 7 के तहत STR रिपोर्ट की जाती है। STR BTC सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है जब आप देखते हैं कि यार एक बंदे ने हमारा अकाउंट खुलवाया है और उसका जो प्रोफाइल है, उसकी जो ट्रांजैक्शन है उससे मैच नहीं कर रही है, तो आप STR रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, STR रिपोर्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो बंदा मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर को लगा तो उसने STR रिपोर्ट करा, या ऑटोमेटेड फाइनेंशियल मॉनिटरिंग जो है उसको ऐसा लगा कि यार ये STR रिपोर्ट करनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटेड जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर दी जाती है। CTR करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है, वो एक थ्रेशोल्ड होता है। लाइक हमें SBP ने कहा है 2 मिलियन से ऊपर होगी तो हम CTR रिपोर्ट करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। लेकिन अगर उसकी प्रोफाइल ही 2 मिलियन वाली है तो वो उससे ऊपर एग्जिट कर सकता है, वो सी बात है। फाइनेंशियल क्राइम क्या है? ब्राइबरी हो गया, ब्राइबरी रिश्वत वगैरह लेना। एक गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई काम कर रहा है वो सैलरी के अलावा डिफरेंट तरीके से और पैसे हासिल कर रहा है, लाइक रिश्वत ले रहा है और टैक्स इविजन कर रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है। टैक्स इविजन मोस्टली ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग में होता है, TBML। उसमें क्या होता है, ओवर इन्वाइसिंग और अंडर इन्वाइसिंग कर दी जाती है, जब वो ट्रेड का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। इसी तरह ML है, मनी लॉन्ड्रिंग पूरा बता दिया है। प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन होता है। TF टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है। टेररिज्म फाइनेंसिंग उन जगहों पे ज़्यादा होती है जहाँ दहशत गर्दी या फिर इस तरह का खदशा हो, बमबारी वगैरह का, अफ़गानिस्तान में या फिर इस बलूचिस्तान वगैरह पे, तो यहाँ टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए फ़ंड प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, टेररिज्म फाइनेंसिंग में जो है फ़ंड जो है इलेजिटिमेट भी हो सकता है और लेजिटिमेट भी हो सकता है, दोनों पर्पज़ के फ़ंड हो सकते हैं। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में जो पैसा होगा वो सिर्फ लेजिटिमेट तरीके से हासिल किया गया होगा। कोमिंगलिंग, वही पैसे को मिला दिया जाए, ब्लैक मनी को और वाइट मनी को मिला के कोमिंगलिंग कर दिया जाए, ये सब फाइनेंशियल क्राइम्स है। और डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे अकाउंटेंट्स का हो गया, ज्वेलर्स हो गए, प्रीशियस स्टोन्स, ब्रोकर्स, एजेंसीज वगैरह जो होती हैं। ईमेल अलर्ट्स क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स हो, मतलब एक ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उसके डिफरेंट अकाउंट्स हो, एक ब्रांच है उसमें डिफरेंट अकाउंट है उसके। कैश डिपॉजिट इमीडिएटली विदड्रॉ विदाउट एनी बिजनेस एक्टिविटी। कैश डिपॉजिट हो रहा है एक ब्रांच में और वो फ़ौरन ही विदड्रॉ हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही उसकी ना सेल्स की। बैक टू बैक लोन ले रहा है, कोई पर्पस नहीं है, अनएक्सपेक्टेड रीपेमेंट। एक बंदे ने लोन लिया और वो रीपे कर दिया, ठीक है, फ़ौरन ही पे कर दिया, उसका सोर्स ऑफ इनकम था नहीं इतना और वो बता भी नहीं पा रहा कि उसके बाद ये फंड आया कहाँ से कि उसने रीपेमेंट कर दिया। थ्री स्ट्रक्चर और डिपॉजिट थ्रॉट मल्टीपल ब्रांचेस, मतलब डिफरेंट तरीके से ये थ्री स्ट्रक्चरिंग ऑफ डिपॉजिट थ्रॉट मल्टीपल ब्रांचेस, ये पॉइंट गलत लिखा हुआ आई थिंक। गुड्स और सर्विसेज परचेज बाय द बिजनेस डोंट मैच द कस्टमर स्टेट लाइन ऑफ बिजनेस। कोई सर्विसेज प्रोवाइड करे या गुड्स वगैरह खरीदे जो उसके बिजनेस से मैच भी ना करे, इस तरह की चीज़ें खरीदे तो अलर्ट, ईमेल सेफ्टी का अलर्ट होगा। लोन आर पेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी के बिहाफ पे लोन पे कर दे वो। इसी तरह ईमेल एक्ट 2010 की डिफरेंट सेक्शंस हैं, उसकी पनिशमेंट है, कितनी पनिशमेंट की जाएगी कि ईमेल एक्ट के तहत इसकी पनिशमेंट कितनी है। 25 मिलियन है और 1 to 10 ईयर्स की पनिशमेंट है सेक्शन 1 में जो बताया गया। अगर एंटिटी करेगी तो 100 मिलियन और हो सकता है उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाए। सेक्शन 3 ईमेल एक्ट CFT उससे रिलेटेड है। CDD मैं आपको बता चुका हूँ। सेक्शन 7 जो है STR CTR वो बता चुका हूँ। सेक्शन 7 जो है रिकॉर्ड कीपिंग एटलीस्ट 10 ईयर तक का रखा जाएगा।
सेक्शन 24 इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो हैं डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक FIA हो गया, और डिफरेंट लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस जो हो गए वो इन्वेस्टिंग ऑफिसर हो सकते हैं। अच्छा, सेक्शन 33 बता रही है इफ़ नॉट रिपोर्ट STR, अगर आप STR रिपोर्ट नहीं करेंगे तो भी आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा एटलीस्ट 50 लाख रुपीज़ का, और 1 to 5 ईयर आपको सज़ा भी हो सकती है। और आपने STR रिपोर्ट कर दिया, उसकी सीक्रेसी नहीं रखी और वो आउट कर दी गई कि भाई फला बंदे का अकाउंट है मेरे पास बैंक में और उसको STR रिपोर्ट किया गया, तो उसकी सीक्रेसी आउट करने पे भी आपको 1 मिलियन का फ़ाइन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।